Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will discuss type of inflation. तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बहुत सारे टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं. हमें इन्फ्लेशन तो पता होता है क्या होता है, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट बहुत टाइप के अलग अलग परसेंटेज पे इन्फ्लेशन के हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं कि अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, अब वॉकिंग इन्फ्लेशन है. तो इनका क्या मतलब है ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन किसे कहते हैं. सेकंड, वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है. फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है. देन हाइपर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन. तो ये अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए. थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर फर्स्ट वन की बात करें, क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन. तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन या माइल्ड इन्फ्लेशन रेफर करता है एक ग्रेजुअल, धीरे धीरे और रिलेटिवली लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर टाइम. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना प्राइस लेवल गुड्स और सर्विसेज का, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाना. तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी वही है कि प्राइसेस तो बढ़ते हैं लेकिन बहुत धीरे 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 धीरे, जैसे बच्चा कदम लेता है ना, धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है. तो इसी तरह इन्फ्लेशन भी मीन्स यू कर बिल्कुल ही रिलेटिवली लो रेट पे चलता है. ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन बहुत कम तेजी से बढ़ रहा हो, मतलब इन्फ्लेशन का परसेंटेज बहुत कम हो, तो हम उसे कहते हैं क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन. ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफन टारगेट करते हैं एक लो और स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए, टिपिकली अराउंड 2% पर ईयर, as this level is believed to support economic growth while avoiding the negative consequences of deflation और high inflation. तो एक मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम कहते हैं इन्फ्लेशन है, प्राइसेस राइज हो गए, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन तो ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एक रेंज पढ़ते हैं 2 to 6%. अगर इन्फ्लेशन इस रेंज में है ना 1 ईयर में कि 2% है, 4% है, 6% है, तो वो एक बियरेबल इन्फ्लेशन रेट होता है और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लेशन बुरा होता है, हाँ जब होता है जब वो बहुत हाई रेट होता है, हाई परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन होता है. लेकिन अगर वो इस रेंज में है 2 to 6%, तो ये अच्छा इन्फ्लेशन माना जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है. तो अगर इंडिया की बात करूं, और ये जो परसेंटेज है ना, ये हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग अलग सेट करती है. तो अगर मैं क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन इंडिया की बात करूं तो उसमें 3 to 5% जब इन्फ्लेशन होता है हम उसे कहते हैं माइल्ड इन्फ्लेशन. जबकि यूएस में माइल्ड इन्फ्लेशन जब बोलते हैं जब वहां पे 2% से कम होता है. ठीक है, तो टर्म यही है, बहुत धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना. और इंडिया में 3 to 5% माइल्ड इन्फ्लेशन है, बल्कि यूएस के अकॉर्डिंग देखे तो वो कहता है 2% से अगर कम इन्फ्लेशन है तो वो माइल्ड इन्फ्लेशन. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वन इज वॉकिंग इन्फ्लेशन. मतलब पहले क्रीपिंग में क्या था, बच्चा रेंग रहा था, रेंग रेंग के चल रहा था. अब वॉकिंग मतलब चल रहा है, तो मतलब उससे तो ज्यादा हुआ ना, अब रेंग नहीं रहा, अब चल रहा है. तो इससे आप समझ लो कि वॉकिंग इन्फ्लेशन इज अ टर्म used to describe a situation where inflation is gradually increasing over time but at a moderate pace से बढ़ रहा है. It's like creeping inflation. ये creeping inflation की तरह ही है लेकिन slightly faster than the price increases. मतलब जहां उस वहां पे 1-2% से बढ़ रहा था तो अब 3-4% से बढ़ रहा है. अगर माइल्ड में 4-5% से बढ़ रहा है तो अब 6-7% से बढ़ रहा है. समझ रहे हो मेरी बात की. अब हम रेंग नहीं रहे, थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं. ठीक है, तो इन अ वॉकिंग इन्फ्लेशन सिनारियो प्राइसेस आर राइजिंग बट नॉट रैपिडली और अनकंट्रोलेबली नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मॉडरेट पेस से बढ़ रहे हैं.
वॉकिंग इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 से 10% या 5 से 10%, वही मैं कह रही हूँ। इसमें ना थोड़े से ब्रैकेट्स में हर कंट्री अलग अलग या हर इकोनॉमिस्ट अलग अलग डिफाइन कर देता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए माइल्ड से ज्यादा इन वॉकिंग होता है, और इट इज अराउंड कि 10% तक जा रहा है, ये 7-8% है, तो वो माइल्ड में नहीं आएगा, वो वॉकिंग में आएगा। थोड़ा सा कंपैरिजन करके आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा इन्फ्लेशन क्या है। नेक्स्ट वन इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। Galloping inflation refers to a rapid or accelerating increase in the journal. अब आप galloping को अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा जंप करना। Galloping मतलब होता है जंप करना, यानी कि इन्फ्लेशन तेजी से जंप करते हुए बढ़ जाना। पहले 5% था, फिर 10% हो गया, फिर जाके ये 20% हो गया, फिर आगे 25% हो गया, जंप करके बढ़ना, तो उसे हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। So it refers to a rapid or accelerating increase in the general price level of goods and services within an economy. This term is often used to describe a situation where inflation rates are high, typically in the double digits में होते हैं और even triple हो जाते हैं annual basis पे, यानी कि इतनी तेजी से जंप मार मार के बढ़ते हैं कि वो डबल से शुरू हो गए ट्रिपल पे भी पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ 10% से शुरू हो रहे हैं तो वो 100 पे भी पहुंच जाएंगे साल के एंड तक। तो इट इन अ पीरियड ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन प्राइसेस राइज करते हैं क्विकली और अनप्रिडिक्टेबली, यानी कि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा। इरोडिंग द परचेजिंग पावर, जितना ज्यादा प्राइस लेवल बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि मनी लूजेस इट्स वैल्यू। तो इन्फ्लेशन राइजेस टू 10% और मोर, इन्फ्लेशन राइजेस इन जंप्स लाइक अ हॉर्स, जैसे जंप करके चलता है, तो ये इन्फ्लेशन भी वैसे चलती है। तो आप ये देख सकते हो, ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में बता रही हूँ इन्फ्लेशन। सबसे पहले क्रीपिंग था या माइल्ड इन्फ्लेशन जिसमें रेंग के चलता है, फिर हम वॉक करने लगे हैं तो वॉकिंग इन्फ्लेशन, फिर आता है जंप करके गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि नाम से पता चला बहुत ज्यादा हाइप हो रखा है, बहुत ज्यादा बढ़ रखा है इन्फ्लेशन, उसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। सो हाइपर इन्फ्लेशन इज एन एक्सट्रीम इकोनॉमिक फिनोमिना कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड और आउट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, इतना बढ़ गया कि कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। हाइपर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में प्राइजेस जो है स्काई रॉकेटिंग, मतलब आसमान को छू लेते हैं अलार्मिंग रेट से। ऑफन ऑन अ डेली और इवनली आर्ली बेसिस पे भी ये चेंज होते रहते हैं। दिस रैपिड इन्फ्लेशन इरोड परचेजिंग पावर, तो हर एक इन्फ्लेशन में होगी, चाहे वो कम हो इन्फ्लेशन, चाहे बहुत तेजी से हो, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ठीक है, परचेजिंग पावर एक कंट्री की करेंसी की कम हो जाती है, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी और उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है मनी में वो भी खत्म होता जाता है कि इसकी तो वैल्यू ही नहीं रही, इसकी तो वैल्यू ही नहीं रही इस करेंसी की। वो क्यों होती है? जब एक करेंसी अपनी वैल्यू खो देती है, वो कैसे होती है? ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन वेरियस फैक्टर्स से होता है, जैसे एक्सेसिव मनी को बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिया, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जर्मनी और जिम्बाब्वे, इन्होंने पता नहीं कितने परसेंट मनी को प्रिंट कर दिया कि हम अमीर हो जाएंगे, और एंड रिजल्ट क्या रहा वो भी आपको पता है, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड देखना, लास्ट वीडियो देखना जो मैंने कराई थी, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए करेंसी से तो भी हाइपर इन्फ्लेशन होता है। फॉल्स इम्बैलेंस, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में जब इम्बैलेंस हो जाता है तब भी हाइपर इन्फ्लेशन होता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन वो होता है बहुत जो आउट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है प्राइस लेवल। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। अब ये आपको पता होना चाहिए, नेट की तैयारी कर रहे हो तो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन रेफर्स करता है इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स सर्टेन वॉलेटाइल आइटम्स। वॉलेटाइल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। ठीक है, मतलब साल में 3-4 बारी चेंज हो गया, 10-12 बारी चेंज हो, मतलब चेंज होता है वो।
लॉन्ग टर्म उसका प्राइस सेम नहीं रहता। तो कोर इन्फ्लेशन, जैसा हम पढ़ते हैं ना कि अर्थ है उसके बीच का कोर होता है, हम बोलते हैं, तो आप यही पढ़ो, ये वो कोर है, ये वो आइटम्स को कंसीडर करता है जिसका प्राइस इतना फ्लक्चुएट नहीं करता। इसीलिए कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड कर देता है सर्टेन वॉलेटाइल आइटम फ्रॉम द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड टू कैलकुलेट। मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है इन गुड्स का, ये बास्केट है मेरी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो मैं क्या करूंगी, ये जो एरिया है ना ये एक्सक्लूड कर दूंगी। क्यों कर दूंगी? क्योंकि ये वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल आइटम्स है जो कि इनका प्राइसेस चेंज होता रहता है, तो मैं सिर्फ अंदर वाला जो कोर है इसको कंसीडर करके इन्फ्लेशन निकालूंगी। सो जो पर्पस होता है एक्सक्लूड करने का वॉलेटाइल आइटम इज टू प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट पिक्चर दी जाए ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड्स बाय फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म persistent changes in price rather than short-term fluctuations caused by temporary factors. Volatile items वो होते हैं जिनका प्राइस बहुत तेजी से या शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो वेदर चेंज हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया एंड प्लेंटी ऑफ रीजंस। तो हम उनको हटा के जो बेसिक क्रक्स है या बेसिक कोर है जो कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा, उसके अकॉर्डिंग जब हम इन्फ्लेशन निकालते हैं तो हम कहते हैं वो है कोर इन्फ्लेशन। सो टिपिकली कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स आइटम। अब आइटम वॉलेटाइल कौन से हैं? फूड प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी प्राइसेस विच टेंड टू बी मोर वॉलेटाइल एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। इनके फूड के प्राइसेस और एनर्जी के प्राइसेस बहुत सारे फैक्टर्स से चेंज होता है। मान लो वेदर चेंज हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गई, ग्लोबल कम्युनिटी मार्केट चेंज हो गई, प्लेंटी ऑफ अदर रीजंस, इनकी वजह से इनके प्राइस बहुत अप डाउन होते रहते हैं। तो इसलिए हमने फूड और एनर्जी प्राइजेस को एक्सक्लूड कर दिया। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में कि कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स डैश, तो आपको पता होना चाहिए फूड एंड एनर्जी आइटम्स, एनर्जी प्राइजेस या वॉलेटाइल आइटम्स। ठीक है। सो बाय एक्सक्लूडिंग दीज कंपोनेंट्स कोर इन्फ्लेशन एम करता है कि वो कैप्चर करेगा अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी pressures stemming from the factors like change in wages, consumer demand and monetary policy। यानी कि लॉन्ग टर्म को कंसीडर करता है, शॉर्ट टर्म को हटा देता है, वॉलेटाइल आइटम्स को हटा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैगफ्लेशन। ये बना हुआ है स्टैग मतलब स्टेगनेशन और इन्फ्लेशन, इन दोनों का कॉम्बो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक इकोनॉमिक फिनोमिना होता है जिसके अंदर स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ जहां पे है ना वहीं पे रुक गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ गया है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ये वो सिचुएशन होती है जब फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है, अगर आपने पढ़ा है तो। फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है? फिलिप्स कर्व दिखाता है एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, ये कहता है अगर किसी इकोनॉमी को अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है ना तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है। अगर आप इस पे जाओगे तो ये बढ़ेगा, इसको कंट्रोल करोगे तो दूसरा बढ़ेगा, मतलब इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए फिलिप्स कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो स्टेगनेंट हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। इट इज अ सिचुएशन वेयर एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस बोथ लो और नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी उसको साथ के साथ झेलना पड़ रहा है, विच इज कंसिडर अनयूजुअल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज। अब ये थ्योरी कौन सी है? फिलिप्स कर्व की थ्योरी की बात ही कर रहे हैं कि जहां पर हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आता है, ये उस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ये अनयूजुअल मतलब ऐसी सिचुएशन है जहां पर इन्फ्लेशन भी ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। जब आरबीआई कोई मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है तो वो ये चीज कंसीडर करती है इन दोनों को कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट अगर मेरे को कम करना है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उन्हें पता होता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को बढ़ने तो देती है लेकिन एक पर्टिकुलर ब्रैकेट को कंसीडर करके फिर मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करती है।
ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिलिप्स कर्व का, इसलिए फिलिप्स कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी कवर करेंगे हम अपनी आने वाली वीडियोस में। आगे चलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब हम बढ़ते हैं पेट्रोल का, डीजल का प्राइस इतने % बढ़ गया एंड ब्ला ब्ला। तो ये क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या शो करता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर करता है ओवरऑल। अब हेडलाइन पे कोई चीज है तो वो एक गुड का, दो गुड का तो प्राइस इंक्रीज दिखाएगा नहीं, वो ओवरऑल इन्फ्लेशन दिखाएगा, जो कि न्यूज चैनल और ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं। It includes the changes in the price of wide range of goods and services in the economy without excluding, जैसे कोर इन्फ्लेशन में हमने वॉलेटाइल आइटम्स को एक्सक्लूड कर दिया था। हेडलाइन इन्फ्लेशन आप समझो, हेडलाइन पे लिखा जाता है, हेडलाइन पे हम सब कुछ कंसीडर करते हैं, कुछ भी आइटम हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन हम दिखाएंगे। So headline inflation rate typically reflects the average price change across all categories of goods and services, चाहे उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या कोई भी इन्फ्लेशन मेजर्स हो। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है जनरल ट्रेंड का इन द प्राइस, एंड ये ओवरऑल दिखाता है सारे गुड्स को कंसीडर करके कि इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, So headline inflation can be influenced by various factors, ये भी including प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स चेंज हो जाए तो ये इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगा, फूड एनर्जी के प्राइसेस चेंज होगा तो चेंज, मतलब हर एक गुड का प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हेडलाइन इन्फ्लेशन उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर दिखाता है। क्यों? क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में A to Z हर कमोडिटी का प्राइस को कंसीडर करके इन्फ्लेशन दिखाया जाता है। तो अगर कुछ भी गुड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आई तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी हमारा अफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अब समरी पे आ जाते हैं। बस यही थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो सबसे पहले हमने पढ़ा क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन, जिसमें 3% बढ़ रहा है या उससे कम बढ़ रहा है प्राइस लेवल, तो हम कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। इंडिया में इसको 3 to 5% माना जाता है, यूएस में लेस देन 2% माना जाता है। फिर हमने पढ़ा वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि अब थोड़ा सा बढ़ गया है, वॉक करने लगा है इन्फ्लेशन, मतलब 3 to 10% या 5 to 10% इन्फ्लेशन। फिर आया गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जंप्स में बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन राइजेस टू 10% और मोर, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जंप से। फिर आया हाइपर इन्फ्लेशन के इतना बढ़ गया कि स्काई रॉकेटिंग प्राइस हो गए गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब 50% से 100% से ज्यादा बढ़ गया, तो उसे हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। फिर हमने पढ़ा स्टैगफ्लेशन, जो कॉम्बिनेशन है इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन का। इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों हाई है और आउटपुट हमारा स्टेगनेंट है। फिर हमने पढ़ा कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में हम करेंगे प्राइस ऑफ एवरीथिंग, इंक्रीज प्राइस ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट वॉलेटाइल आइटम, जिसमें फूड और एनर्जी मेन होते हैं, इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर हमने पढ़ा हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन लेगा इकोनॉमी का, कोई भी गुड को एक्सक्लूड नहीं करेगा, सारे टाइप के इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन में आएंगे। हाँ, तो यही थे हमने जो आज 7 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़े हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेट में रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोर इन्फ्लेशन के बारे में आ गया, हेडलाइन के बारे में, तो आपको अगर इनके बारे में थोड़ा सा भी डिफरेंस, आपने एक बार भी ये वीडियो देखी, थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया ना, तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सो दैट्स इट। सारे इन्फ्लेशन मैंने आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा दिए। अगर किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।